तो वैष्णवी जी, आप मेरे को एक बात बताओ, आपका जो गेम है ताइक्वांडो, इसका इंडिया में इतना स्कोप नहीं है, तो आप अपने गेम को इंटरनेशनल लेवल तक कैसे लेके गए? फिटनेस के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें, और ताइक्वांडो के बारे में भी क्यों ना हो। ताइक्वांडो को भी मेरे को और जानना है। 2 इंटरनेशनल्स खेली हूँ ओपन। मेरी एक तरह से ये शुरुआत ही है। मैं एक राइजिंग स्टार हूँ, जहाँ सब फौजी हैं, एथलीट है, माहौल ऐसा है। मतलब मेरे गाँव के जैसे बोल सकते हैं आप कि मेरी गाँव की धरती मिट्टी में कुछ ऐसा है कि कुछ तो खास है। और मेरे को थोड़ा सा आपकी गेम्स के बारे में जानना है। जैसे आपने काफ़ी इंटरनेशनल्स खेले, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जो मैच आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसको आप किसी एक छोटे से रीजन्स के चक्कर में हार गए हो? झटका दे दिया कि अरे ये कहाँ से आ गई नेशनल अच्छा, गेम्स में। इंटरनेशनल था वो? कौन सी कंट्री में हुआ था? वो हुआ था सऊदी अरेबिया, रियाद में, वुमेंस वर्ल्ड ओपन चैम्पियनशिप। मैंने जो देखा है ना, हमारे इंडिया वाले जितना मेहनत करते हैं ना, और जितने वो काबिल हैं, उतना उनको चीज़ें मिल नहीं रही हैं। दूसरी कंट्रीज़ के जो मेडलिस्ट और जिनके पास अचीवमेंट्स हैं ना, जी। उनसे ज़्यादा अच्छे हमारे इंडिया में एथलीट्स हैं। जी, ये शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये नेशनल गेम्स खेलूँगी भी। अगर लड़की खुद स्ट्रॉन्ग है ना, अगर वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है, और वो हाँ या ना क्लियर बोलना जानती है ना, कि अगर उसे चीज़ कुछ नहीं करनी, अगर वो बोलेगी ना किसी भाई नहीं मुझे ये करनी। तो आपके पास टोटल कितने मेडल हैं? स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑल ओवर कितने मेडल्स हैं आपके पास? इस बार मेरा गोल्ड है, ओके। 49 केजी। पर हो सकता है जब तुम छोड़ने वाले हो अपना गेम, वही तुम्हारा टाइम हो कि तब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला हो। तो एंड तक जितना पुश कर सकते हो अपने आप को, वहाँ तक पुश करो खुद को। तो राम राम जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ी बात में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट जो हैं वो एक एथलीट है, और हमारी यूपी की आन बान शान और हमारे देश की जान, वैष्णवी यादव। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। राम राम भाई, आपको भी, और जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी, सबको राम राम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इधर बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। तो वैष्णवी जी, आप मेरे को एक बात बताओ, आपका जो गेम है ताइक्वांडो, इसका इंडिया में इतना स्कोप नहीं है, तो आप अपने गेम को इंटरनेशनल लेवल तक कैसे लेके गए? स्कोप तो नहीं है, बट खिलाड़ी का क्या होता है ना, जिस गेम में जो भी गेम वो खेल रहा है, उसको अगर एक बार लत लग गई ना, तो वो छोड़ नहीं पाता है उस गेम को। तो बस मेरा भी यही है कि मेरे को अब ये नहीं पता कि मैं आगे ज़्यादा अचीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या कोई फेडरेशन या गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, बट मैं इस गेम से प्यार करती हूँ, तो उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ, और बस उसी तरह से मैं पहुँची हूँ जहाँ भी पहुँची हूँ, यही सब सोच के। ओके, तो आप जैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बुलंदशहर के अंदर एक गांव आता है पचौता धाम, जी। आप वहाँ से हो, बिलोंग करते हो। तो यहाँ से, और आज के टाइम में आप सऊदी से जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ तक का सफ़र कैसा था? बुलंदशहर के पचौता धाम गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा आर्मी में हैं, तो हम बचपन से, मतलब पापा हमको बाहर ले गए थे, तो मैं गांव में तो इतना नहीं रह पाई, पर हम गांव से बहुत कनेक्टेड हैं, और हमारा गांव बाबा का गांव माना जाता है, बाबा लाला जय सिंह। सब लोग यहाँ बहुत मानते हैं। जी। तो वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट समझो कि आधा गांव फौज में ही है। और ओके। हमारे गांव से ओलंपियन भी हैं हमारे, सतीश सतीश बॉक्सर जी। 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 उनसे भी मुझे बचपन में बहुत मतलब मोटिवेशन मिला है कि लाइक मेरे भैया गए हैं तो मेरे को भी जाना है। तो मैं उस गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ सब फौजी हैं, एथलीट है, माहौल ऐसा है। मतलब मेरे गांव के जैसे बोल सकते हैं आप कि मेरी गांव की धरती मिट्टी में कुछ ऐसा है कि कुछ तो खास है, कि वहाँ के बच्चे कुछ कमाल कर सकते हैं। उन बच्चों को ही नहीं पता, और शायद मुझे भी नहीं पता मैं कितना कमाल कर सकती हूँ। और वहाँ से बहुत खिलाड़ी निकल सकते हैं और निकले भी हैं। अभी तो मेरी शुरुआत है, तो मैं और कमाल करूँगी, होप सो। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपकी एज क्या है? 21। 21। तो आप अपने गांव के कुछ जो भी यूथ होंगे, जो आपकी सेम जनरेशन के लोग हैं, उनको आप कुछ एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो टाइम बदल गया है। देखो, गाँव पहले अलग था, अब तो बहुत स्कोप है, और पढ़ाई में भी कर सकते हैं, और गेम में भी। मैं निकली हूँ तो मुझे लगता है मेरी गाँव की लड़कियाँ भी निकल सकती हैं। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। चाहे गाँव की लोगों की सोच कैसे भी हो, बट जो मेरे पापा की सोच रही है, वो कुछ हट के रही है हमेशा से ही।
तो कहीं न कहीं आप बोलना चाह रहे हो कि आपकी जो फैमिली है वो बड़ी सपोर्टिव है सपोर्टिव। आपको लेके। तो फैमिली में आपके कौन-कौन है? मेरे फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, भाई, भाभी और अभी एक हमारा छोटा-सा मेंबर हुआ है। अच्छा, बड़ी प्यारी-सी आपकी फैमिली है, छोटी-सी। जी। तो अभी मैं आपका जो नेशनल गेम का स्वागत हुआ था नोएडा में, वहाँ पे आपने अपने भाई के बारे में 2 लाइन्स कुछ बोली थी, तो मेरे को थोड़ा-सा बताओगे आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल में? जी, मेरे भाई के बारे में ख़ैर 2 लाइन इनफ़ नहीं होएगी बोलने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। बट जो मेन जो जिसने शुरुआत करवाई है, जिसे बोलते हैं ना नींव, किसी चीज़ को बनाने की जो नींव होती है ना, वो मेरा भाई रहा है, हमेशा से। और जैसे कि ये हमें पता है हमारे माँ-बाप हर चीज़ नहीं समझ पाते, मेबी शायद ऐज गैप होने की वज़ह से हमारे माँ-बाप के बीच में कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से तो सही हैं, बट हम जो बताना चाहते हैं या जो हमें चाहिए वो हमारे माँ-बाप नहीं समझ पाते। बट वो मेरा भाई समझा है हमेशा। तो जो भी बात मैं नहीं रख पाई या जो मैं कह नहीं पाई या जो मुझे चाहिए वो हमेशा मेरे भाई ने की है मेरे लिए फैमिली में। तो आप अपने गाँव की लड़कियों से और जो भी एनवायरनमेंट है उसमें आप बोलना चाह रहे हो कि जो ब्रदर्स हैं उनको अपनी जो भी आपके आगे के गोल्स वगैरह हैं उनको आप क्लियर कट बोलो, देन वो आपको सपोर्ट करेंगे। जी, बिल्कुल। बट मैंने देखा है ज़्यादातर बहनें-बहनें हमारे यहाँ ज़्यादा क्लोज़ रहती हैं। भाई-भाई का तो मुझे पता नहीं, बट बहनें-बहनें जो है ज़्यादातर क्लोज़ रहती है। बहन-भाई बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो बहन को मतलब बहन को मतलब इतना कम्फ़र्ट ज़ोन देते हैं कि बहन उनसे सब शेयर कर पाए। हाँ, एक्चुअल में क्या है ना काफ़ी टाइम से एक सिनेरियो चला आ रहा है जी। मतलब हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनके उससे ही कि भाई और बहन का जो रिश्ता है ना तो उनको एक वो पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं तो बहन ना अपनी चीज़ें बताने में थोड़ी झिझकती हैं हुँ। और डरती हैं कि भाई पता नहीं किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेंगे। जी। तो मेरा सभी बहन से मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को या अपनी फैमिली अपनी मदर्स जो भी कोई आपकी फैमिली में आप उनसे जो भी कुछ मतलब आपके मन में है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, चाहे वो गेम से हों या नॉर्मल लाइफ से भी हों, तो अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करनी चाहिए चीज़ें। क्योंकि मैंने जितनी ज़िंदगी जी है, शायद आपने भी, उसमें जो फैमिली सपोर्ट करती है, वो कोई अदर्स नहीं कर सकते। चाहे बिल्कुल, वो कितने अच्छे दोस्त हों या कोई फ्रेंड्स वगैरह। बिल्कुल। तो अपनी फैमिली को अपनी हर एक चीज़ शेयर करनी चाहिए, जो कि आपने की भी है अपने भाई को। जी। मतलब अपनी जो भी चीज़ें आपने बताई वो रखे अपने पॉइंट्स। देन आज आप सऊदी में जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपकी स्पीच सुनी थी तो आपने उसमें एक पॉइंट भी रखा था कि मेरे घर वाले कहीं न कहीं ना कम्फ़र्ट नहीं थे वहाँ आपको भेजने के लिए। हुँ, तो आपके बड़े भैया ने कन्विंस किया हुँ, घर वालों को कि आप किसी भी प्रकार की टेंशन मत लो, हुँ, मैं हूँ मतलब हुँ। वैष्णवी के साथ। जी, तो सबसे पहली चीज़ बहन कब अपने भाई को सब बताएगी जब भाई उसको इतना कंफर्ट ज़ोन देगा। जब भाई उसको बहन नहीं एक दोस्त की तरह समझेगा। मैं एक लड़की हूँ और मुझे पता है कि बहन कब अपने भाई को सब बताएगी, जब भाई उसको एक कंफर्ट ज़ोन देगा। सिर्फ़ बहन तो है, ठीक है, हाँ। बट बहन के साथ-साथ उसका दोस्त बन के जब देखेगा ना वो और दोस्त बन के उसकी चीज़ें समझेगा, तब बहन फ्री होके उसको सब बता पाएगी। तो आपका पॉइंट है कि भाई-बहन का जो रिश्ता है हुँ, उसको एक दोस्ती के नज़र से देखो, जी, तो बड़ा ही एक प्यारा रिश्ता है। बहुत ही प्यारा रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है जो जितना सपोर्ट एक भाई अपनी बहन को कर सकता है, उतना ना कोई तुम्हें कभी कोई दोस्त करेगा, ना कोई और। ओके, तो मेरे को थोड़ा-सा आपकी गेम्स के बारे में जानना है। जैसे आपने काफ़ी इंटरनेशनल्स खेले हैं, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जो मैच आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसको आप किसी एक छोटे से रीजन्स के चक्कर में हार गए हो? मतलब कोई मूव्स वगैरह आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया हो, कुछ हाँ, ऐसा? ऐसा हुआ है। हालाँकि इंटरनेशनल में मेरा अभी कोई मेडल नहीं है। ओके। मैं 2 इंटरनेशनल्स खेली हूँ ओपन। मेरी एक तरह से ये शुरुआत ही है। मैं एक राइज़िंग स्टार हूँ, उभरती हुई एथलीट हूँ। हाँ, हाँ। तो अभी तो मेरी पूरी जर्नी बची है, अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही है। जी, हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं कि जैसे जो मेरा पहला इंटरनेशनल था, तो उसमें मैं शायद इतनी प्रोफ़ेशनल नहीं थी। जी, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, मैं 17 इयर्स की थी। इट वाज़ माय फर्स्ट सीनियर। ओके, तो 17 की एज में हम लोग जूनियर भी खेल सकते हैं एंड सीनियर भी खेल सकते हैं। ठीक है। सो वो मेरा लास्ट जूनियर एंड फर्स्ट सीनियर था।
ओके, तो उसमें जो मुझे गलती लगी, अभी तो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनलिज़्म आ गया है, अभी इतनी भी प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, मेरे को बहुत चीज़ें और सीखनी है। डाइट के बारे में हो, चाहे वो फ़िटनेस के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें और ताइक्वांडो के बारे में भी क्यों ना हो। ताइक्वांडो को भी मेरे को और जानना है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक प्रोफ़ेशनल एथलीट हूँ, तो मैं सब जानती हूँ ताइक्वांडो के बारे में। नहीं, मुझे और इस गेम के बारे में जानना है। जितना मैं जानूँ उतना ही कम है। एक एथलीट को ना बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती है, क्योंकि चाहे वो डाइट की हो, फ़िटनेस की हो, चाहे उसके खुद के गेम की ही क्यों ना हो। गेम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमें जाननी होती है। तो जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, उसमें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती, तो मैं शायद जीत भी सकती थी। ओके। तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल था, वो कौन-सी कंट्री में हुआ था? वो हुआ था सऊदी अरेबिया, रियाद में वुमेन्स वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप। ओके। अपने इंडिया का कल्चर और सऊदी का, जैसे आपने अभी आप वहाँ पे रह भी रहे हो, हुँ। वहाँ के एथलीट्स में और इंडियन एथलीट्स में आपको क्या डिफरेंस लगता है जो कि इंडियन एथलीट्स को चीज़ें एब्जॉर्ब करके सीखनी चाहिए गेम को अच्छा बनाने के लिए? तो जो मैंने देखा सऊदी में रह के, वो ज़्यादातर यहाँ का खेल है। ओके, वो क्योंकि माइंड से खेलते हैं। वो माइंड की डिफरेंस है, जो मैं सबसे बड़ी डिफरेंस है वो यहाँ की है। मैंने जो देखा है ना, हमारे इंडिया वाले जितना मेहनत करते हैं ना और जितने वो काबिल हैं, उतना उनको चीज़ें मिल नहीं रही हैं। ओके। सऊदी में एथलीट तो कहीं भी कोई भी कंट्री का हो, देखो मेहनत तो करता ही करता है। हाँ। बट हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा तो मेहनत कर रहा है, बट जो उसके साथ और जो मेहनत होनी चाहिए ना, जैसे कि चाहे वो गवर्नमेंट की मेहनत हो, चाहे वो फेडरेशन की मेहनत हो, चाहे वो फैमिली की मेहनत हो, जी। वो सब नहीं है उसके साथ। वो एक अकेला ही है जो बस मेहनत कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो बस फिजिकल मेहनत कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं दिन में 6 घंटे 10 घंटे या पूरे दिन ट्रेनिंग कर लूँगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग के साथ साथ उसको उसका फिजियो भी चाहिए, उसको उसका न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए, उसको यहाँ से भी शांति चाहिए, उसको सबसे बड़ा चीज़ उसका दिमाग शांत होना चाहिए। और जो मैंने सऊदी में देखा, जी। वहाँ पे सऊदी की जो गवर्नमेंट है, वो अपने स्पोर्ट्स को लेके बहुत सीरियस है एंड उनका एक गोल है 2030 करके। ओके। यस, 2030 करके एंड वो लोग उस चीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं एंड वो लोग बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ खोल रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के एथलीट्स के लिए भी अपने कंट्री में उनको बुला रहे हैं, जो कि उनका जो कंट्री है ग्रो हो। उनका ताइक्वांडो 2021 में स्टार्ट हुआ था, जब मैंने रियाद खेला था, एक ओके। तरह से आप बोल सकते हैं। और 2021 से लेके अभी तक 2025, बस कितने साल हुए? 4 साल 4 हुए, और साल। 4 साल में जो उनने डेवलप किया है ना अपने ताइक्वांडो को, सिर्फ़ 4 साल के अंदर, वो हमारे जो मैंने देखा इंडिया में, हमारे कितने पुराने एथलीट्स गए और अभी भी हैं और आएँगे। मेरे से भी अच्छे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उन लोगों के सामने। इतने अच्छे-अच्छे एथलीट्स थे हमारे। उनको शायद वो हेल्प बोल सकते हैं या वो सपोर्ट या वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली जो उस कंट्री में उन एथलीट्स को मिल रही हैं। नहीं तो ओके। हमारा भी आज ताइक्वांडो में ओलंपियन ओलंपियन नहीं, मेडलिस्ट होता। तो कहीं न कहीं आपका गवर्नमेंट से मतलब कि रिक्वेस्ट है कि जो एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करो, और जो भी फेडरेशंस हैं वो अपने एथलीट्स को एक खुल के सपोर्ट करो, जिससे जी, ओलंपिक में कोई मेडल्स आ सके। जी, बिल्कुल। मेरा कहना यही है कि हमारा टैलेंट और हमारा जो हार्ड वर्क है ना, ख़ासकर कि मैं अपने गेम की बात करूँगी क्योंकि और गेम का मुझे नहीं पता क्या कैसे है। जो मैं जानती हूँ वो अपने गेम के बारे में जानती हूँ। जी। तो मैं बस यही चाहूँगी कि ताइक्वांडो को थोड़ा गवर्नमेंट देखे, और क्योंकि हमारे एथलीट्स बहुत काबिल है, बहुत। बस जो कमी रह रही है ना, वो बस उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। मतलब देखा जाए तो हीरे को कोई तराशने वाला तराशने नहीं वाला मिल रहा है। चाहिए। जी, बिल्कुल। हमारे इंडिया में भर भर के हीरे हैं ताइक्वांडो में, बोल सकती हूँ मैं। मैं सिर्फ़ अपनी ही नहीं, पूरे इंडिया के एथलीट्स की बात कर रही हूँ। एक से एक एथलीट है, एक से एक। दूसरी कंट्रीज़ के जो मेडलिस्ट और जिनके पास अचीवमेंट्स हैं ना, जी। उनसे ज़्यादा अच्छे हमारे इंडिया में एथलीट्स हैं। बट उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही है कि उनका नाम अचीवमेंट में आ सके। अगर उनको अपॉर्च्युनिटी, सही रास्ता, सही गाइडेंस और सब कुछ अच्छा मिल जाए ना, तो उनकी भी अचीवमेंट्स बढ़ जाएँगी। तो वैष्णवी जी, जैसे आप इंटरनेशनल खेलते हो,
तो आप एक इंटरनेशनल जो प्लेयर होगा, उसको कितने घंटे मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए या उनको अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, वो कुछ आप अपनी चीज़ें शेयर करोगे? जी, बिल्कुल। जो चीज़ें मैंने बाहर जाके सीखी हैं, जी, सऊदी में जाके 1 साल, जो मेरे इंडियन एथलीट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अभी मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बट जो मैंने सीखी हैं, जी, वो 1 साल में बाहर जाके, वो मैं बताऊँगी, वो है सबसे बड़ा खेल तो माइंडसेट। सबसे पहला ओके, माइंडसेट। पहले तो अपने दिमाग को जिसे बोलते हैं ना ये चीज़ एक टारगेट है, तो उस पे ही फ़ोकस रखो। पहले तो क्लियर करो तुम्हें करना क्या है। विज़न्स क्लियर होने चाहिए विज़न कि क्लियर गोल होना हमारा चाहिए, वहाँ है। गोल क्लियर होना हाँ, चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है। पहले तो फर्स्ट थिंग वो क्लियर करो। जब वो क्लियर हो जाएगी ना, फिर तुम उसको साकार करने के लिए ना उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाओगे और उसी हिसाब से चीज़ें करने लगोगे। ओके, तो पहली चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए ना, वो तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो यार ताइक्वांडो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जॉब चाहिए। नहीं यार, हमें तो प्रोफेशनल एथलीट बनना है। चल ना कुछ हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है देख लेंगे। पढ़ाई भी कर लेते हैं, चल ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें अगर ऐसे करके रखोगे, तो कहीं न कहीं तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुमने गेम के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बेवकूफ़ की तरह बिना प्लान के कि तुम्हारे पास बैकअप में कुछ भी नहीं रहा, कि तुम पूरी ज़िंदगी गेम में चले गए एंड तुम्हारे पास बैकअप ही नहीं है कि अगर इसमें कुछ नहीं हो पाया तो हम कुछ और कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही, जी, बट तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए बस कि अगर तुम्हें गेम में जाना है, उसी हिसाब से प्लान करना है। तो पहला तो माइंडसेट, दूसरा जो मैंने सीखी वो सबसे बड़ा जो खेल है ना, वो खाने का है। ओके, जो तुम डाइट, जी, बिल्कुल, डाइट। मैं पहले खेलती थी 57 केजी ओके, और अब मैं खेल रही हूँ 49 केजी। ओके, पर जो मेरी परफ़ॉर्मेंस 57 में भी नहीं थी ना, वो मेरी परफ़ॉर्मेंस 49 में आ रही है। कोई बोलेगा कि तो भाई तू 10 किलो कम करके तेरा तेरा साँस नहीं फट रहा या तेरे में जान तू तो ह हड्डी सी हो गई है, पतली सी हो गई है, तेरी तो जान कम होनी चाहिए, बट तू तो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो मैं कहूँगी मोटे होने से, वेट बढ़ाने से इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम मोटे दिख रहे हो या तगड़े दिख रहे हो, तो कि तुम अच्छा खेलोगे या तुम्हारे अंदर जान है, नहीं। ये सब जो खेल है ना, तुम क्या डाल रहे हो ना अपनी बॉडी में, बॉडी इज़ लाइक टेम्पल, जो तुम दे रहे हो ना इसको, वो वैसे ही काम करेगी। ओके। जैसे आपने मतलब मेरे को एक थोड़ा-सा डिटेल में बताना, जो ये गेम का जो वेट कैटेगरी होती है, हुँ, आप पहले 57 में खेलते थे, देन अभी 49 में आप खेल रहे हैं। हुँ। तो इनका भी कुछ डिफरेंस में कुछ होता है क्या? हमारी वेट कैटेगरीज़ होती हैं, ओके, तो ओलंपिक वेट कैटेगरीज़ वैसे बस 4 होती हैं। 49 ओलंपिक्स में जो होती हाँ, हैं हाँ, हमारी ताइक्वांडो की, गर्ल्स की मैं बता रही हूँ। ठीक है। और 49, 57, 67 प्लस 67, ये 4 कैटेगरी होती हैं। तो ये प्लस 67 क्या है प्लस ये? 67 में मतलब 67 से ऊपर पूरे वेट लड़कियों के, ओके, कितना भी वेट हो सकता है। चाहे वो 67 हो, चाहे वो 100 हो, 200 हो। ओके, ओके। लाइक हाँ, एक्चुअल 200 में तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, 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 वो मैंने ना मतलब क्लियर इसीलिए कराया, हुँ, मेबी काफ़ी लोगों को ना पता हो कि प्लस 67 का हुँ। मतलब वो क्या है। जी। तो ये 4 कैटेगरीज़ होती हैं ये ओलंपिक वेट ओलंपिक कैटेगरी है। की। वर्ल्ड कैटेगरी अलग होती है। वो ओके, होती है अंडर 46 पहली, ठीक है। फिर होती है अंडर 49, फिर 53, 57, 67। वैष्णवी जी, जैसे अभी आपने ओलंपिक की 4 कैटेगरीज़ बताई, उसमें 67 प्लस जो था उसके बारे में आप मेरे को थोड़ा डिटेल में बताओ? तो ये 67 प्लस का मतलब है 67 ओवरवेट, यानी कि तुम्हारा वेट 67.1 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ओके। 67 से अप होना चाहिए बस। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपसे वैष्णवी, जैसे आप एक एथलीट हो और लड़की हो, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिन मतलब एक इच्छा है कि वो भी एथलीट बने, गेम खेलें, पर वो कहीं ना कहीं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों में ही रह जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है, तो बहन सब कुछ भूल जा। पहली बात तो कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, माँ-बाप साथ देंगे, नहीं देंगे, तेरा बॉयफ्रेंड रोकेगा, तेरा भाई रोकेगा, सब भूल जा। ठीक है? जो तू चाहती है ना, उस पे ध्यान दे। ठीक है? उस पे मेहनत कर और कॉन्फिडेंस रख कि तू कर सकती है और तू बस कर। तू बस सोच लिया ना तूने अगर एक बार, तू कुछ भी कर सकती है। ये याद रखना। क्योंकि मैंने ये चीज़ फ़ील करी है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब से मैंने ये ठीक कर दिया ना और ये ठीक कर दिया अपना दोनों दिल, दिमाग,
को एकदम फिक्स कर दिया ना कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊँगी, तो मैं करूँगी। हाँ, तो जब मेडल्स आ जाते हैं तो उसके बाद तो फैमिली वगैरह और फिर सभी लोग सपोर्ट करते हैं, समाज भी सपोर्ट करता है और अपने कंधों पे बैठा के घूमता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले बोलेंगे तेरे को कि अरे लड़की है, मत कर, ये वो डरेंगे। बट जिस दिन कर देगी ना, उस दिन सारे ये लोग बोलेंगे कि देखा लड़की थी, हमने फिर भी देखो अपनी लड़की को सपोर्ट किया, ये वो। तो कहीं न कहीं मुझे जो लगता है ना, लड़की को अगर अपने लिए कुछ करना है ना, तो उसे अपने लिए पहले स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी ना, तब तक उसके लिए कोई और स्टैंड नहीं लेगा। ओ अगर लड़की खुद स्ट्रॉन्ग है ना, अगर वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है और वो हाँ या ना क्लियर बोलना जानती है ना कि अगर उसे चीज़ कुछ नहीं करनी, अगर वो बोलेगी ना किसी से भाई नहीं मुझे ये करनी, तो तब उस दिन चीज़ें क्लियर कर देगी ना जब अपने दिमाग में कि हुँ, मुझे जो करना है और जो नहीं करना है, उस दिन सारी चीज़ें अच्छे से होने लग जाएँगी। ओके तो ये मतलब एक लड़कियों के लिए नहीं, लड़के या मतलब कोई भी हो तो अपने लिए स्टैंड लो, स्टैंड सबसे मेन पॉइंट है। एग्ज़ैक्टली लड़की नहीं लड़कों के लिए भी बस यही है कि कोई भी इंसान हो, अगर तुम अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए स्टैंड लेगी। और जब तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा, जी। तो उस दिन पूरी दुनिया ये बोलेगी कि हमने इसका स्टैंड लिया था। ओह! जी, तो भई रिज़ल्ट पे फ़ोकस करो, उसके बाद दुनिया तुम पे फ़ोकस करेगी, समझे? जी। तो वैष्णवी, आप गेम्स में अपना आइडल किसको मानते हो? आइडल मेरा कोई एक सिंगल आइडल नहीं है, एक तरह से बोले ना कि सिर्फ़ ओके, एक ही। मतलब जो भी किसी की स्टोरी मैं देखती हूँ या मूवीज़ देखती हूँ मैरी कॉम की देख ली, धोनी की देख ली, तो मतलब वही एक तरह से मेरा मोटिवेशन बन जाता है, तो कहीं न कहीं। कहीं न कहीं आपका कोई आइडल एक एक फिक्स क्लियर नहीं नहीं है, है। पर आप लोगों की जो स्टोरी है, हुँ, उनसे अपने आप को मोटिवेट करते मोटिवेट हो। करती हूँ। मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। तो वैष्णवी जी, जैसे आप अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, तो आपका रूटीन क्या रहता है? सो अभी तो मेरा रूटीन बहुत अलग है, बट जी, 1 साल पहले मेरा रूटीन अलग था। तो दोनों में कुछ डिफ़रेंस बताओगे आप जी, बहुत डिटेल में? डिफ़रेंस है और इससे रिज़ल्ट में भी बहुत डिफ़रेंसेस आते हैं। ओके, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है एक प्रोफ़ेशनल एथलीट अगर तुम हो, तो उसका रूटीन और उसका जो पूरा दिन होता है ना, वो अपने गेम के इर्द-गिर्द रहता है। वो ओके, पूरे दिन अपने गेम के बारे में सोचता है। मुझे दूसरों को तो नहीं पता, पर जो अभी मेरा रूटीन चल रहा है, वो इस तरह से रहता है, सुबह जो प्लस जो मेरी ट्रेनिंग है, वो तो कोच मेरे को बताते हैं। उस दिन मेरी 2 टाइम ट्रेनिंग होगी, 3 टाइम होगी या सिर्फ़ 1 टाइम ट्रेनिंग होगी। ओके, वो उनके ऊपर होता है, वो जिस तरह से प्लान करते हैं, वो उस जिस तरह से ट्रेनिंग प्लान करते हैं, उस तरह से मेरा रूटीन प्लान होता है। ओके, तो अगर मेरी 2 टाइम ट्रेनिंग है, तो मैं सुबह उठूँगी, अपना लाइट ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, ऐज़ मैं वेट लॉस पे हूँ, ओके। तो मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊँ अपना रूटीन? हाँ, ज़रूर क्यों नहीं, डिटेल में बताओ। हाँ, सो मैं एक वेट कैटेगरी मेंटेन कर रही हूँ और ये मेरा नॉर्मल वेट नहीं है, मैं वेट लॉस करके मेंटेन कर रही हूँ। ओके, तो उसमें मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, मैं सिर्फ़ सुंदर दिखने के लिए वेट कम नहीं कर रही हूँ, मैं जी, अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए वेट कम कर रही हूँ। जी, तो उसमें कहीं न कहीं ये हर चीज़ होनी चाहिए, उसमें मेरी एनर्जी भी रहनी चाहिए, उसमें मेरा वेट भी कम होना चाहिए और हर चीज़ मतलब एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट? इतने भी कार्ब्स नहीं कम होने चाहिए कि भई मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ या जी, मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही हूँ और इतने कार्ब्स ज़्यादा भी नहीं हो जाने चाहिए कि भई मेरा वेट ही नहीं घट रहा। तो हर चीज़ को देख के चलना है ओके, और जो मैं सोचती हूँ ना जो वेट लूज़ का मतलब लूज़ करना नहीं है एक एथलीट के लिए। जी, वेट लूज़ का मतलब है कि तुम कुछ लूज़ नहीं कर रहे हो, तुम अपना परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ कर रहे हो। वेट लूज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल ख़राब कर रहे हो या तुम कुछ लूज़ कर रहे हो चीज़। मैं समझती हूँ कि तुम एक अपना अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ़ नेशनल लेवल की नहीं, अगर तुम्हें इंटरनेशनल पे की सोचनी है ना, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए तुमको अगर वेट लूज़ करना है, तो इस तरह से करना पड़ेगा कि तुम्हारा परफ़ॉर्मेंस भी ना ख़राब हो, तुम्हारी बॉडी भी ख़राब ना हो और तुम्हारा हर चीज़ एक बैलेंस्ड रहे। तो जैसे बैलेंस की बात आई है, तो आप अपनी स्टडी को कैसे बैलेंस करती हो अपनी डेली रूटीन के साथ? अभी फ़िलहाल 1 साल से तो मैं स्टडीज़ नहीं कर रही हूँ। जो स्टडीज़ मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ़ अपनी ताइक्वांडो की स्टडी कर रही हूँ, यानी कि ओके, ताइक्वांडो के बारे में और जान रही हूँ, अपने सर के साथ रह के। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑल ताइक्वांडो के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल मेटिव डिटेल्स में पढ़ते हैं और वो मुझे
वही चीज़ें समझाते भी हैं। तो जो अभी मेरी एक तरह से 1 साल से जो पढ़ाई चल रही है वो ताइक्वांडो, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, फिज़ियो, ये सारी चीज़ें जो एथलीट को पता होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान रही हूँ। ओके, तो आप अभी नॉर्मल स्टडी नहीं कर रहे हो, नॉर्मल स्टडी नहीं। गेम पे स्टडी कर रहे हो आप। जी। तो अभी से 1 साल पहले के क्या डिफरेंस थे? क्योंकि आपने 1 साल से स्टडी नहीं की है, तो 1 साल पहले का जो मतलब स्टडी कर रहे हो, गेम में कर रहे हाँ, हो, नॉर्मल स्टडी नहीं कर रहे हो, तो 1 साल पहले के आपका रूटीन्स अलग थे। तो हाँ। उसमें आप कैसे मैनेज करते थे अपनी डेली लाइफ देन स्टडी लाइफ? ओके, उसमें मेरा ये रहता था कि मॉर्निंग उठना है। मॉर्निंग कभी-कभार अगर टाइम है मेरे पास, अगर मेरी क्लासेस लेट है कॉलेज की, तो मैं ट्रेनिंग करके जाऊँगी। अगर जल्दी क्लासेस जाना है, तो ट्रेनिंग स्किप करूँगी। बट जस्ट स्ट्रेचिंग कर ली या फटाफट अपना टिफ़िन उठाया। एक तरह से बोले तो मेरा रूटीन बहुत ख़राब था। 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले। वो एक प्रोफ़ेशनल एथलीट तो तुम बोल ही नहीं सकते हो कि प्रोफ़ेशनल एथलीट का रूटीन है। हाँ, उस रूटीन से तुम एक नेशनल मेडलिस्ट बन सकते हो, बट तुम उस रूटीन से एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं बन सकते। ओके, जो मैंने चीज़ समझी है और परफ़ॉर्मेंस में देखी भी और अपने अंदर देखी है मैंने जो चीज़, उसमें ये था कि मैं उठी, सुबह फटाफट कभी ट्रेनिंग करी, कभी नहीं करी, चले गए, अपना कॉलेज ख़त्म किया। आफ्टरनून तक ख़त्म हुआ, कभी-कभार होता था शाम भी हो जाती थी। तो टाइम मेरा रहता था 5 साढ़े 5 बजे का, इवनिंग ट्रेनिंग का टाइम रहता था। तो वहाँ पे निकले कॉलेज ख़त्म करके, जो भी क्लासेस है अपना, फिर इवनिंग ट्रेनिंग करी, देन रात हो जाती थी। मेट्रो में भी ट्रैवल करना होता है। मेट्रो में ट्रैवल किया, पहुँचे, डिनर किया, देन सो गए। और कभी-कभार फिर ऐसा हुआ मैं ज़्यादा थक गई इवनिंग ट्रेनिंग से, तो मैं कॉलेजेस मैंने बहुत कम अटेंड किए एक तरह से सही बताऊँ ओके। तो। मैंने ज़्यादातर ट्रेनिंग को ही टाइम दिया है क्योंकि मेरे को मॉर्निंग ट्रेनिंग करनी होती थी, तो इसलिए मेरे को कॉलेज स्किप करना पड़ता था। तो आपका कॉलेज कहाँ पे था और क्या नाम था कॉलेज का? मेरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी था, मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज। ओके। तो वैष्णवी जी, जैसे आपने नेशनल इंटरनेशनल खेला हुआ है, तो आपके पास टोटल कितने मेडल हैं? स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल ऑल ओवर कितने मेडल्स हैं आपके पास? सो मेडल्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड ओपन चैंपियनशिप्स के। मैंने काउंट नहीं करे हैं, काफ़ी सारे मेडल्स हैं। बट जो नेशनल के मेडल्स हैं वो मेरे पास 6 मेडल्स हैं और नेशनल गेम्स के मेरे पास 2 मेडल हैं। ओके, पिछले बार का जो नेशनल गेम्स था 2023 गोवा में जो हुआ था, उसमें मेरा ब्रोंज़ था अंडर 57 केजी। ओके। जी, और इस बार आप देख सकते हैं मेरे साइड में माउली बैठा है, हाँ, जो कि वहाँ का मैस्कॉट है इस बार का ओके, नेशनल गेम्स का। ये उत्तराखंड में हुआ था, इस बार मेरा गोल्ड है, ओके। 49 केजी। तो अभी जो ये मेडल है अपना जो गोल्ड मेडल आपने अभी दिखाया, तो इस गेम की जर्नी आप मेरे को बताओगे? जी, ये शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये नेशनल गेम्स खेलूँगी भी, क्योंकि मेरा पूरा पिछला साल जो गया है, वो सऊदी में गया है और उस टाइम मैं इंजर्ड थी। तो मैंने इंडिया में एक भी चैंपियनशिप नहीं खेली थी पिछले साल, तो मैं स्टेट, नेशनल कुछ भी नहीं खेली थी। मैं एक तरह से क्वालीफाई ही नहीं थी नेशनल गेम्स के लिए। ओके, जो मैं क्वालीफाई हुई हूँ, वो एक एक बोल सकते हैं सबको झटका दे दिया कि अरे! ये कहाँ से आ गई नेशनल अच्छा, गेम्स में। क्योंकि हमारी ओपन क्वालिफ़िकेशन हुई थी लखनऊ में। ओके, जिसमें ओपन था, जो बच्चे नेशनल्स में नहीं खेले थे, वो उनके लिए एक ओपन था कि वहाँ पे जो भी गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट होगा, वो नेशनल गेम्स के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। तो ओके, 10 बच्चे एक वेट कैटेगरी में क्वालीफाई करेंगे नेशनल गेम्स के लिए। तो वहाँ पे मैंने क्वालीफाई किया गोल्ड मार के और मैं ओके, नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई। ओके। तो आपने सीधा सऊदी अरब से अ, सऊदी अरब से मैं सीधा 1 साल बाद इंडिया आई, ओके, सीधा गोल्ड मारा क्वालिफ़िकेशन में और नेशनल गेम्स में अपनी जगह बनाई और वहाँ पे भी गोल्ड मारा। ओके, वेरी नाइस। तो वैष्णवी, जैसे आपने अभी ये लास्ट गोल्ड मेडल अभी जीता है, तो आपकी स्टार्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट से हुई होगी, वो भी जैसे हमने रिसर्च किया तो पता चला वहाँ पे भी आपने गोल्ड ही, फर्स्ट मेडल भी आपका गोल्ड ही आया था। तो आप ना एक स्टार्टिंग से अपनी जर्नी बताओ और आज तक जो एक सफ़र है वो। सो मेरे पापा आर्मी में हैं, जी, तो हम पचौते से नासिक चले गए थे बचपन में ही ओके, और मेरी जर्नी केवीएस से स्टार्ट हुई है। ठीक और है, जो केवी है वो स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करता है। केवी में क्लस्टर होता है सबसे पहले, ओके, तो मैंने सबसे पहले वही खेला था वहाँ पे। क्लस्टर फिर रीजनल फिर नेशनल होते हैं केवीएस नेशनल ओके, और केवीएस नेशनल से एसजी5 की टीम सिलेक्ट होती है केवी की। ठीक है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजी5 का फुल फॉर्म है, जो स्कूल नेशनल गेम्स होते हैं। जी,
उसके तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर एसजी5 का सिलेक्शन होता है। तो जो मेरी जर्नी रही है वो केवी से स्टार्ट हुई है। तो मेरे केवीएस नेशनल में डिस्ट्रिक्ट में तो क्लस्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट एक तरह से समझ लो केवी का। जी, क्लस्टर में तो मेरा गोल्ड आ गया था, बट उसके बाद जो नेशनल्स में मेरी थोड़ी 4 साल की जर्नी रही है। मेरा गोल्ड 4 साल बाद आया था। पहले मेरा 3 बार ब्रोंज़ आया था, फिर सिल्वर आया था, उसके बाद जाके मेरा गोल्ड आया था। तो कहीं न कहीं ये जो 4 साल थे ना केवी नेशनल के, इनने मेरे अंदर एक आग जगाई ताइक्वांडो में, मतलब कुछ और आगे करने की। इस जर्नी में मैंने कहीं बाहर नहीं खेला, जो ऑफ़िशियल स्टेट होते हैं और जो प्रॉपर वो होता है। क्योंकि मुझे इतना सही बताऊँ तो स्कूल टाइम पे इतना ताइक्वांडो के बारे में पता नहीं था ओके, प्रॉपर कि स्टेट नेशनल्स। वो मैंने जब हम नासिक से शिफ्ट हो गए नोएडा, वो यहाँ पर आके मेरा स्टार्ट हुआ स्टेट नेशनल्स एंड ये सारी चीज़ें। और स्कूल ख़त्म होने के बाद फिर बीच में कोरोना पीरियड आ गया था। जी, तो उस टाइम पे मैं हो गई थी सीनियर। ओके, मेरा जूनियर निकल गया। मेरा एसजे5 में गोल्ड था और मैं वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए सिलेक्टेड थी उस टाइम पे। ठीक है, बट 2020 में कोरोना पीरियड हो गया, तो उसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिल पाया। 2 साल ऐसे ही निकल गए, वो पोस्टपोन्ड होता रहा और मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, 12th ओके, पास हो गई मैं उस टाइम पे। तो जूनियर्स तो मेरा एक तरह से ऐसे ही चला गया। तो अब मैं सीनियर्स में आई। सीनियर में मैंने फिर बाहर खेलना स्टार्ट किया, मतलब स्कूल सिर्फ़ स्कूल में ही नहीं, स्टेट, हुँ। नेशनल्स और इन सब में खेलना स्टार्ट किया। और अभी यहाँ से मैं सऊदी कैसे पहुँची, इसका हाँ, वो उस पे मैं अभी आऊँगा उस पार्ट पे। हुँ, अभी ना एक बीच में आप चाइना भी जाने वाले थे। हाँ जी। ये मेरा एसजी5 में जब गोल्ड था तो जूनियर का वर्ल्ड स्कूल गेम्स जाता चाइना में, बट वो ओके, पोस्टपोन्ड हो गया कोरोना की वजह कोरोना से। की वजह से। हाँ, पहले तो वो 1 साल पोस्टपोन्ड हुआ। ठीक है, तो मेरे को ये था कि चलो कोई नहीं, मैं 12th में खेल लूँगी, मेरा 1 ईयर अभी भी बाकी है। ठीक है। 10th में मेरा गोल्ड आया था एसजे5 में, फिर वो 11th में होने वाले थे वर्ल्ड स्कूल हुँ, गेम्स। 11th पूरा चला गया। 12th में फिर आया कि होगा बट नहीं हुआ और मैं स्कूल पास आउट हो गई। तो मेरा वर्ल्ड स्कूल गेम्स तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई। वैष्णवी आप अभी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो? अभी राइट नाउ मैं सऊदी में हूँ। मेरे कोच हैं आशीष प्रताप सिंह। जी, जी, वो फुटिस्तान फाउंडेशन चलाते हैं। ओके, जी, उन्होंने मुझे मौका दिया सऊदी में ट्रेनिंग करने का। उनने पिछले साल एज़ वो एक फाउंडेशन भी चलाते हैं एक तरह से। और आप उनका पेज देखेंगे फुटिस्तान, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एक कोच हैं और मतलब ताइक्वांडो एथलीट्स को सपोर्ट भी करते हैं, हमारे इंडियन ताइक्वांडो एथलीट्स को काफ़ी, और नॉलेज देते हैं। जी, सो पिछले साल उनने 2023 में वुमेन्स डे पे एक वुमेन्स के लिए, हमारी इंडियन एथलीट्स के लिए, इंडियन वुमेन्स के लिए एक स्पॉन्सरशिप निकाली थी कि आप अपने, उनने इंटरव्यू लिया था एंड अचीवमेंट्स के हिसाब से वो सिलेक्ट करते 1 साल के लिए स्पॉन्सर करते। तो उनने मेरे को सिलेक्ट किया था। ओके। हाँ, तो आपके जो कोच हैं, उन्होंने वुमेन्स के लिए जो स्पॉन्सरशिप निकाली थी, देन आप वहाँ पे सिलेक्ट हुए, फिर आप सऊदी गए। सऊदी पहुँची मैं। हाँ। ओके। वैष्णवी जी, हमारे इंडिया में लोगों को क्रिकेट में बड़े इंटरेस्ट रखते हैं और अदर्स जो गेम्स हैं उनमें वो अपना इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। इसके पीछे आप क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है कहीं न कहीं देखा जाए तो। क्योंकि लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि जो क्रिकेट की फेडरेशन या क्रिकेट का जो मुखिया है ना, उसने क्रिकेट को एक ऐसा बना दिया है ना कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग और एक तरह से बोलें, उसमें कहीं न कहीं पैसा है और कुछ सिक्योरिटीज़ हैं एथलीट के लिए और फैसिलिटीज़ हैं। और कहीं न कहीं उनको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जो मेरे स्पोर्ट्स को नहीं मिल रही। मैं अपनी स्पोर्ट्स की बात करूँगी कि मेरे स्पोर्ट्स में जो चीज़ें हमको नहीं मिल पा रही, वो कहीं न कहीं क्रिकेट में मिल रही हैं। लाइक ओके, जैसे बोलते हैं ना कि अगर मुखिया अच्छा है घर का, तो घर पूरा अच्छा होगा। जी। तो बस वही कमी है और कोई कमी नहीं है। तो वैष्णवी, जैसे आप एक एथलीट हो, तो मैट पे खेलते टाइम आप इंजर्ड भी होगे काफ़ी टाइम। जी, बिल्कुल। आप एक ऐसे एथलीट से पूछ रहे हैं जिसकी जर्नी ही पूरी इंजरी से भरी हुई है। तो हाँ, मैं बिल्कुल बहुत बार इंजर्ड हुई हूँ मैं। तो जैसे आप कमबैक करते हो नेक्स्ट गेम के लिए मैट पे, तो जो इंजर्ड प्लेयर्स होते हैं उनके लिए आप 2 लाइन क्या बोलोगे? ओके, तो जो चीज़ मैंने अभी सीखी है, जी, इंजरी तो मेरी बहुत सारी हुई हैं, बट
जो इंजरी मेरी पहले थी मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाई जितनी जो अब मैं इंजरी मेरे को हुई और अब होंगी भी आगे, उनको मैं रिकवर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सब थोड़ा ना इंजरी के साथ ना थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ता है और थोड़ा-सा दिल से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह के। एक होता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना कि और थोड़ा दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं और डॉक्टर की कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं और हम बिल्कुल मस्त रेस्ट ले रहे हैं, कुछ भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। और एक होता है कि कुछ ज़्यादा ही दिल लगा देना कि हम बिल्कुल डॉक्टर की सुन ही नहीं रहे हैं और ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं इंजरी में भी, तो ये बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है। तो हम दोनों चीज़ों को हमको इंजरी में अगर जल्दी कमबैक करना है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। कहीं न कहीं के जो आपके कोच वग़ैरह हैं या जो डॉक्टर्स हैं, उनकी राय में रह के ही चीज़ें करें तो जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जब मैं इंडिया में थी और अभी जब मैं सऊदी गई मेरे कोच आशीष प्रताप सिंह ने, तो जैसे कि मैंने बोला उस चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी खिलाड़ी को कमबैक करने के लिए। तो जी। हाँ, ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे पहले नहीं पता थी और कहीं न कहीं अभी मुझे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। तो कहीं न कहीं इसमें मेरी मदद जो करी है, मेरे कोच ने करी है। जो अभी रिसेंट मेरी इंजरी थी, वो शिन बोन मेरा फ्रैक्चर हुआ था, स्ट्रेस जी। फ्रैक्चर हुआ था उसमें। तो मैं पहले कैसे थी जैसे नया खिलाड़ी होता है, जोश है, "अरे! कोई बात नहीं, हो जाएगा, तू ट्रेनिंग कर।" नहीं, तोड़ दे पूरे पैर को। पर हुँ। नहीं, कहीं न कहीं अगर तुम्हें प्रोफ़ेशनली जाना है और लंबा खेलना है ना और जल्दी कमबैक करना है, तो दिमाग से चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे उनने सिखाई। वो उसी हिसाब से उनने मेरी ट्रेनिंग प्लान करी, उस हिसाब से मेरा रेस्ट प्लान किया, उस हिसाब से न्यूट्रिशन के बारे में मुझे समझाया कि न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, इंजरी से रिकवर करने के लिए। तुम रेस्ट टाइम पे लाइक तुम सोच रहे हो कि अरे यार मैं तो कुछ ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहा, बस पड़ा हुआ हूँ, खा रहा हूँ। बट कहीं न कहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, क्योंकि जितना तुम न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे ना इंजरी फेज़ पे, जितना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लोगे, वो उतना ज़्यादा तुम्हारी रिकवरी में वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ ना तुम्हें कहीं से भी निकाल सकती है, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी जो विल पावर है ना, वो जी। कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, वो बहुत मैटर करता है। चाहे तुम सारी चीज़ें कर रहे हो और तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम दिमाग से यार मैं तो सब खा रहा हूँ, लगता है पर अब मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना, तो तुम सही में ही कभी ठीक नहीं हो पाओगे और कभी कमबैक नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम्हारी विल पावर और तुम्हारा माइंडसेट है ये है ना कि भाई मैं कैसे भी करके कमबैक करूँगा और चाहे मुझे अपनी इंजरी ठीक करने के लिए चाहे कुछ खाना पड़े, कुछ चीज़ मुझे चाहे कितनी भी अच्छी लगती हो, चाहे वो भी मुझे छोड़नी पड़े, जैसे कि मैंने छोड़ी शुगर। मेरे को मीठा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बट जो मीठा है ना, वो रिकवरी कम करता है, ये मुझे पता चला और मैंने उस टाइम से मीठा बिल्कुल कम कर दिया, शुगर फ्री एक तरह से। चाय भी मैं ओके। पीती हूँ, तो उसमें मैं चीनी नहीं डालती। पहले मैंने जैगरी डालनी स्टार्ट करी, उसके बाद फिर शुगर फ्री स्टीविया होता है, वो डालना। स्टीविया मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं चाय पीऊँगी, तो बिना चीनी के पीऊँगी। इस तरह से चीज़ें करी। जैसे अभी आपने ये गोल्ड मेडल जीता है और काफ़ी सारे गोल्ड, सिल्वर्स, ब्रॉन्ज़ सभी मेडल्स आए। तो जब एक मेडल आप अचीव करते हो, जीतते हो तो आपको कैसा फ़ील होता है? और आपके घरवालों को मतलब आपके घरवालों के क्या रिएक्शंस होते हैं? कोर्स मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरी फैमिली बहुत प्राउड करती है और कहीं न कहीं रिज़ल्ट मैटर करता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिज़ल्ट नहीं आते लाइक फैमिली तो ठीक है। फैमिली में लाइक मेरा भाई और मेरे जो कोच हैं, उन लोगों का रिएक्शन चाहे मेरा मेडल आए, नहीं आए, वो हमेशा मेरे से यही कहते हैं कि तू बस अच्छा परफ़ॉर्म कर। तू बस एक प्रोसेस फ़ॉलो कर, रिज़ल्ट की टेंशन मत ले। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। अगर मैं प्रोसेस फ़ॉलो करूँ तो कभी ना कभी रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा। तो उनका तो हमेशा रिएक्शन सेम ही रहता है, चाहे मेडल आए ना आए, कि हम तेरे साथ हैं, अगर नहीं भी आएगा, हम तब भी तेरे साथ हैं और आएगा तो भाई खुशी है ही, फिर तो भाई सबको बताना है हमारी बेटी मेडल लाई है भाई, प्राउड मोमेंट है, बहुत खुशी की बात है। तो तो आप ना लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे एज़ ए एथलीट्स जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को ओलंपिक में देखना चाहते हैं या जो भी एक एथलीट है उसके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? सो हर एथलीट का एक अपना अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि एक प्रोफ़ेशनल एथलीट को अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिज़ल्ट चाहिए ना, तो उसको ना सबसे पहले तो पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस, प्रोसेस, डिसिप्लिन और सबसे बड़ी चीज़ माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा।
क्योंकि ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन और बैलेंस बनेगा ना, तो तभी एक रिज़ल्ट वाला एथलीट बनेगा। एथलीट अच्छे तो होते हैं, बट रिज़ल्ट लाना अगर है, तो उसके लिए तुम्हें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि तुम सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो और तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आता, तो तुम सोचते हो यार भाई क्या कमी रह रही है? पर हो सकता है जब तुम छोड़ने वाले हो अपना गेम, वही तुम्हारा टाइम हो कि तब तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला हो। तो एंड तक जितना पुश कर सकते हो अपने आप को, वहाँ तक पुश करो खुद को। जिन लोगों ने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग सभी वैष्णवी जी को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि एक हमारी ये राइजिंग स्टार है। हमारे देश के आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक एथलीट होंगी, जो ओलंपिक में ज़रूर जाएंगी और वहाँ से हमारे देश के लिए मेडल लेके आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए और भैया मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो माय बेस्ट इज़ येट टू कम। हिंदी में बोलें तो अभी नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान नापना बाकी है।